कि कुछ फिजियोथेरेपी न्यू बॉर्न में क्या होता है कि जैसे बेबी का जब डिलीवरी होता है तो आफ्टर डिलीवरी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और खास करके उसमें क्या होता है ना कि कुछ बेबी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत तरह करके इंजरीज के चांसेस होते हैं, जैसे तुम लोग जानते भी होंगे क्लम्प के पैरालिसिस है या कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होता है या स्पाइनल बाइफिडा होता है, एक जेनू रिकर्वेटम होता है, उसी को जेनू रिट्रोफ्लेक्सिस बोलते हैं। और टाइलपस इक्वाइनो वायरस होता है, टाइलपस इक्वाइनो। तो इन सब कंडीशन में डायरेक्ट फिजियोथेरेपी का रोल है। सो मदर के साथ साथ आप लोगों को ये भी देखना है कि जो बेबी बर्थ हुआ है उनका भी केयर करना है साथ में, नहीं तो फिर वो फिर पूरा कंप्लीट नहीं काम हो पाता है। समझे कि नहीं? सो यस सर। ये न्यू बॉर्न के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ नियोनेटोलॉजिस्ट या जो भी फिजियो ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और साथ में पेडिट्रिशियन होते हैं, उन लोग के साथ मिल करके और एक प्रोग्राम बनाना होगा, प्लान मैनेजमेंट करना होगा कि हाउ टू करेक्ट द डिफॉर्मिटीज अकर्ड फॉर द न्यू बेबी। और इसीलिए उसमें हमारा काफी रोल है। हमारे पास पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं और साथ में ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। तो दोनों लोगों का उस समय मैंने रिहैबिलिटेटिव ग्रुप वर्क करके काम करना होगा। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट यस स्लाइड। सर। नेक्स्ट स्लाइड करो। अब क्या होता है कि आफ्टर जैसे 6 मंथ के बाद हमने उसको फिर से इवेल्युएशन करना होता है पेशेंट को, बेबी को। और अगर देखा जाता है कि कोई डिले है, सिटिंग में डिले है या टर्निंग में डिले है या कंट्रोल में डिले है, तो फिर हम लोग उसको फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे भी मैनेजमेंट होते हैं डिसेबिलिटीज के बाद जो कि हम बेबी में कर सकते हैं। जैसे खास करके अगर कुछ फ्रैक्चर का केसेस है, मान लिया जाए कि कंजेनाइटल फ्रैक्चर है कोई टीबिया में या कहीं भी, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग स्प्लिंट का यूज करवाते हैं। और प्लास्टोजोट एक और जो स्प्लिंट बनता है, प्लास्टोजोट एक तरीके का फाइबर होता है जिसको कि ज्यादातर मार्केट में बिकता है। डिफरेंट कलर का होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, मोल्डेड होता है ये। अगर इसको गर्म पानी में डाल दोगे तो मोल्ड हो जाएगा, जैसा शेप डालोगे वैसा शेप हो जाएगा। इसीलिए प्लास्टोजोट इज ए मटेरियल यूज टू मेकिंग द स्प्लिंट। समझ गए कि नहीं बात को? यस सर। डिफरेंट कलर का होता है, डिफरेंट उसमें डेंसिटी का अलग अलग डिफरेंसेस होता है, ये आता है मार्केट में बिकता है। मैंने इसका यूज भी किया है, जब हम बैचलर कर रहे थे उस समय यूज किए थे। उसके बाद इसी तरह से जेनू रिकर्वेटम भी है। जेनू रिकर्वेटम भी अगर किसी को है तो ऐसा कुछ करना है जिससे कि बेबी चलने के लायक बने। और चाहे वो स्प्लिंट पहना करके करें या कोई ऑर्थोसिस लगा करके करें। सो बेबी शुड स्टार्ट विथ इन कंटिन्यूएशन विद द जेनू रिकर्वेटम। और जो भी है कंडीशन तो रहेगा ही, लेकिन जो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना? यस सर। उसके बाद जैसे आर्ब्स पैरालिसिस है। आर्ब्स पैरालिसिस को तुम लोग जानते ही होगे ठीक से कि इसमें क्या होता है कि शोल्डर लेवल एंड एक्सटेंशन रोटेशन मेंटेन व्हाइल द एल्बो इज सेमी फ्लेक्स्ड, है ना? and 90 degree flex to a 90 degree and the forearm is supinated। इसी को शायद पीछे हाथ रखता है ना, वो पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी भी यस सर। बोलते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कॉम्प्लिकेशन फॉर न्यूबॉर्न। क्लम्प के पैरालिसिस होता है। क्लम्प के पैरालिसिस में जैसे हम लोग को इसमें जेंटल मैनिपुलेशन भी करते हैं और साथ में अगर ईएनएस भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड यस करो। सर। नेक्स्ट स्लाइड करो। सर कर दिया। अच्छा, उसके बाद तुम लोग ये भी जानते हो कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप में ये भी है कि जैसे मदर को क्या होता है ना, ट्रेडिशनली बल्किंग ऑफ द बेबी मैंने चल अच्छी क्या बैकिंग ऑफ द बेबी इज बेनिफिशियल। इन द मोस्ट केसेस द हिप become stable spontaneously within the 3 to 4 weeks। तो इसको इसीलिए शुरू में ना बाच करना चाहिए। क्या होता है कई बार वो बेबी में ऐसा जरूरत नहीं होता है, लगता है कि कंजेनाइटल डिसलोकेशन है हिप में लेकिन रहता नहीं है, तो हम इसको तुरंत कुछ नहीं करें, जब कंफर्म हो जाए तभी करना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है। उसी तरह से क्लब फुट है। क्लब फुट में भी आपका उसके लिए स्प्लिंट आता है।
है ना, पीओपी से आप उसको मेजर ले करके और उसका स्पेशल शूज बना सकते हैं।